आर्मी के साथ साथ आपकी जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होती हैं, IIT, नीट, JEE और अन्य प्रकार की जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, उन सभी में यहाँ से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए हम लोग इस पार्ट को समझेंगे बहुत बेहतर तरीके से, और हम आपको इस पार्ट में इसके क्वेश्चंस, इसकी न्यूमेरिकल्स, इसकी थ्योरी, इसके साथ साथ डीपली जो इसकी नॉलेज है वो हम कराएंगे कि ठोस अवस्था होती क्या है और ये पॉइंट्स किस प्रकार से आप लोगों को समझने हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम किसी पार्ट को तैयार करते हैं तो सबसे पहले हमें उस पार्ट की प्लानिंग बनानी पड़ती है, जिसे हम फ्लो चार्ट कहते हैं। तो आपको सबसे पहले किसी भी चैप्टर को याद करने से पहले उसका एक फ्लो चार्ट आपके माइंड में रहना चाहिए कि इस चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमको याद रखने हैं या जिनके बारे में हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम उन पॉइंट्स को देखते हैं जिसके बारे में हम इस पार्ट में चर्चा करेंगे। और आपको क्या करना है दोस्तों, इसी पूरे पॉइंट्स को एक ही कागज पे नोट कर लेना है, और जहां से आप इस चैप्टर को स्टार्ट करोगे वहां उस चैप्टर को, उसी कागज को आप लगा दोगे, जिससे आपको पता रहेगा कि इस पार्ट में हमको कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ने हैं। तो सॉलिड स्टेट स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट है पदार्थ की अवस्था, स्टेट ऑफ ए मैटर, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट है ठोस और उसकी विशेषताएं एवं उसके गुण। तीसरा है ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों का वर्गीकरण जो है दो प्रकार से किया गया है, क्रिस्टलीय, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और नॉन क्रिस्टलाइन जिन्हें हम बोलते हैं एमॉर्फस, यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, अर्थात जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनको अणविक कणों के बीच में जो अंतर आणविक आकर्षण फोर्सेस होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, उसके आधार पर इनका किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। तो ये चार प्रकार का वर्गीकरण है: आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजी, जिसे हम नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। और आणविक ठोस जो है इसको पुनः बांटा हुआ है अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में मुख्य अंतर क्या होता है, उसको हम विभिन्न पॉइंट्स के आधार पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिस्टल समुदाय, ठीक है, क्रिस्टल जालक, जिसे हम ब्रेविस जालक भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिस्टल जालक के प्रकार, इनको हमने 14 भागों में बांटा हुआ है, वो कौन कौन से भाग हैं, उनका आधार क्या है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट जो है एकक कोशिका अर्थात यूनिट सेल। यूनिट सेल को दो भागों में बांटा हुआ है, आद्य जिसे हम सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं, और दूसरा है सेंटर्ड यूनिट सेल अर्थात केंद्रित। केंद्रित यूनिट सेल को द्वारा तीन भागों में बांटा हुआ है, अंतः केंद्रित यानी कि बॉडी सेंटर्ड, फलक केंद्रित यानी कि फेस सेंटर्ड, और अंत्य या जिसे हम आधार एकक कोशिका भी कहते हैं, बेस यूनिट सेल। नेक्स्ट पॉइंट है आठवां, एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या। नवा पॉइंट है निबिड़ संकुलन, यानी कि क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स, जो हम तीन प्रकार से पढ़ेंगे, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। इसके बाद जो है वॉइड्स, यानी कि रिक्तिकाएं, जो दो प्रकार की होती हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। नेक्स्ट पॉइंट है 11वां, समन्वय संख्या और क्रिस्टल संरचना में हम इनकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो हम पढ़ेंगे। 12वां पॉइंट है संकुलन क्षमता और उसकी गणना कैसे करनी है वो भी हम यही देखेंगे। इसी में त्रिज्या अनुपात, रेडियस रेशियो और क्रिस्टल संरचना, यौगिकों का सूत्र, यानी कि जो रिक्तिका हैं, इन रिक्तिकाओं के द्वारा हम किस प्रकार से किसी यौगिक का सूत्र डिड्यूस करेंगे वो हम यहाँ देखेंगे। ये 14वां पॉइंट हुआ आपका। 15वां पॉइंट है एकक कोशिका का घनत्व। 16वां पॉइंट है आयनिक ठोसों की संरचनाएं, जैसे कि NaCl, जिंक सल्फाइड, सीजियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट है ठोसों में अपूर्णताएं, यानी दोष, डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। दो प्रकार के होते हैं, बिंदु दोष और रेखीय दोष, इनके बारे में पढ़ेंगे। बिंदु दोष के प्रकार स्टोइकियोमेट्री और नॉन स्टोइकियोमेट्री, ठोसों के वैद्युत गुण, चालक, अर्धचालक, अचालक, बेंड थ्योरी। 21वां पॉइंट है अर्धचालक और उनके प्रकार, ठोसों के चुंबकीय गुण और उनके प्रकार, ठोसों के पैरावैद्युतीय गुण दो प्रकार के हैं, दाब वैद्युत क्रिस्टल और ताप वैद्युत क्रिस्टल। और अंतिम पॉइंट है आणविक क्वेश्चन। कुल मिलाकर हम इस पूरे पार्ट को टोटल 24 पॉइंट्स जो हैं इसके अंतर्गत हम इस पूरे पार्ट को विस्तार से पढ़ेंगे। और ये पार्ट आपको स्टेट बोर्ड की जितनी भी एग्जाम्स हैं उनके साथ साथ जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होती हैं उनमें भी
ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है और हम उसको उसी प्रकार गहराई के द्वारा यानी कि डीपली नॉलेज के द्वारा आपको इस चैप्टर को समझाएंगे ताकि आपको किसी प्रकार के एग्जाम्स में इस पार्ट से संबंधित क्वेश्चन जो हैं वो गलत नहीं आए और ये पार्ट हमेशा के लिए आपकी मानस पटल पर अंकित हो जाए। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला पॉइंट होगा, पहला पॉइंट है आपका स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर अर्थात पदार्थ की अवस्थाएं। हम सभी जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है पहले से कि पदार्थ मुख्यतः तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये इसकी मुख्य अवस्थाएं हैं। इसके अलावा दो अवस्थाएं और पाई जाती हैं जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, चौथी अवस्था, और पांचवी अवस्था है बोस-आइंस्टीन अवस्था। ये दोनों अवस्थाएं जो है इतनी इंपॉर्टेंट की नहीं है, लेकिन मेनली जो है ठोस, द्रव, गैस, ये तीन अवस्थाएं होती हैं। अब ये अवस्थाएं हम जानते तो हैं कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं, लेकिन ये तीन अवस्थाएं किसके कारण होती हैं? हमारा क्वेश्चन है कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं क्यों हैं, कोई पदार्थ इन तीन अवस्थाओं में क्यों पाया जाता है? तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। तो आइए इसको समझते हैं। तो किसी भी पदार्थ की जो अवस्था होती है वो दो कारकों पर डिपेंड करती है। पहला है अंतराण्विक बलों के आधार पर, और दूसरा है उसके ऊष्मीय गुणों के आधार पर। ऊष्मीय गुणों के आधार पर ये दो फैक्टर्स होते हैं जो किसी पदार्थ को ठोस, द्रव या गैस में परिवर्तित करते हैं। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? किसी भी पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं, देयर आर टू रीजन्स। एक होती है अंतरा, इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेज होते हैं उनके आधार पर, और दूसरा होता है ऊष्मीय गुणों के आधार पर। ठीक है, तो हमारा जो फोकस होगा मेनली वो होगा ठोस अवस्था पर। ठीक है, तो आपका जो सेकंड पॉइंट है, पहला पॉइंट क्लियर हुआ आपका? सेकंड पॉइंट है आपका ठोस अवस्था। अभी सॉलिड स्टेट क्या होती है इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। ठोस किसे कहते हैं? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं ठोस पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें अवयवी कण एक दूसरे के बहुत पास होते हैं। ठीक है, अवयवी कण इतने पास होते हैं कि उनके मध्य जो अंतराण्विक दूरी होती है वो बहुत नगण्य होती है या बहुत कम होती है, जिसको हम मेजरमेंट नहीं कर सकते, आसानी से मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। लेकिन इनके बीच में अंतराण्विक जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ध्यान रखना, अंतराण्विक आकर्षण बल ज्यादा होता है और अंतराण्विक की दूरी होती है वो बहुत कम होती है। वो क्या कहलाते हैं? आपके ठोस कहलाते हैं। इसके अलावा जो ठोसों की मुख्य विशेषता है वो यह है, जो हम विस्तार से देखते हैं पॉइंट वाइज। पहली विशेषता जो है वो यह है कि अंतरा, दोस्तों मैं पॉइंट्स लिखता हुआ जा रहा हूं, आप लोग इसको कॉपी में नोट करते जाओ, क्योंकि मैं आपको उसी प्रकार से पढ़ा रहा हूं जिससे आप इनकी नोट्स भी मेरे साथ साथ अपनी कॉपी में प्रिपेयर कर सको, क्योंकि ये नोट आपको आगे बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखना, कल भी पुलिस एग्जाम आप जब दोगे तो आप इन नोट्स के आधार पर अपना सब कुछ पढ़ सकते हो। जैसे कि हम सभी जानते तो हैं कि पदार्थ तीन अवस्था में होता है, लेकिन उसका बेस क्या है वो आज आपको मालूम चल गया कि अंतराण्विक बलों के आधार पर और उसमें ऊष्मीय गुणों के आधार पर। ठीक है, ये ऊष्मीय गुण क्या होता है, ये क्या होता है, अभी हम विस्तार से समझेंगे। तो मैं पढ़ा रहा था ठोस अवस्था। इसमें जो पहला पॉइंट है कि अंतराण्विक बल, जिसे बोलते हैं अंतराण्विक आकर्षण बल, क्या होते हैं? प्रबल होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अवयवी कण क्या है, एक दूसरे के बहुत पास है। दूसरा है कि अंतराण्विक या जो अणु होते हैं जिन्हें बोलते हैं अंतराण्विक की दूरी क्या होती है? नगण्य होती है। ठीक है, नगण्य होती है, या इसको हम ये कह सकते हैं कि बहुत कम होती है, बहुत कम, वेरी लेस। अंतराण्विक दूरी बहुत कम होती है। ये इनकी दूसरी विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता क्या होती है दोस्तों कि जो ठोस पदार्थ होता है, जैसे मान लीजिए हम ये ठोस पदार्थ देखते हैं, ये इसके अवयवी कण है, तो ये अवयवी कण होते हैं, इनकी जो स्थिति होती है वो नियत होती है। क्या होती है? अवयवी कणों की स्थिति नियत, कांस्टेंट, एक जगह स्थित रहते हैं। लेकिन जो विशेष चीज समझने की है वो यह है कि इनके जो परमाणु होते हैं वो ऑसिलेशन करते रहते हैं। ठीक है, इनके परमाणुओं के मध्य में दोलन होता रहता है, लेकिन अवयवी कणों की स्थिति क्या होती है? नियत। लेकिन
अवयवी परमाणु दोलन करते रहते हैं। तो दोस्तों समझ में आ गई पॉइंट आपको? अवयवी कण नियत होते हैं, यानी कि एक जगह पर होते हैं, लेकिन इनके जो परमाणु होते हैं वो ऑसिलेशन करते रहते हैं, यानी कि ऑसिलेशन होता है अपनी माध्य स्थिति। जैसे सपोज ये परमाणु है, इसकी माध्य स्थिति है, तो इस माध्य स्थिति क्या होंगे, इस प्रकार से यहाँ पर ये इस प्रकार से ऑसिलेशन करते रहते हैं। ठीक है, इसे हम बोलते हैं क्या, दोलन करना। हम किसी पदार्थ को ठोस क्यों कहेंगे? ठोस इसलिए कहेंगे कि वो उसमें ये प्रॉपर्टीज पाई जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो वो यह है, ये असंपीडीय होते हैं। असंपीडीय क्या मतलब है कि इनको हम ट्रेस नहीं कर सकते, इनको हम दबा नहीं सकते, दबाने पर इनके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए क्या होते हैं, असंपीडीय होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है कि इनका जो द्रव्यमान होता है, इनका जो आयतन होता है, इनकी जो आकृति या जो इनका आकार है, ये क्या होते हैं, नियत होते हैं, निश्चित होते हैं। द्रव्यमान निश्चित होता है, इनका आयतन निश्चित होता है, आकृति और आकार निश्चित होता है। दोस्तों यहाँ पर एक शब्द आया आकृति और आकार, तो हम समझे पहले कि आकृति और आकार में अंतर क्या है, क्या दोनों एक चीज है, ये क्या दोनों अलग अलग है? ठीक है, तो समझते हैं। तो आकृति आकार क्या है? आकार जो होता है यह है उस पदार्थ की या उस क्रिस्टल की लंबाई या चौड़ाई, यानी उसके माप को दर्शाता है, उसका मेजरमेंट को शो करता है। सपोज जैसे ये कोई क्रिस्टल है, अब इसी क्रिस्टल का जो ये शेप दिख रहा है आपको, वो क्या है, आकृति है, यानी इसकी शेप किस प्रकार से है, ये आपका आयताकार है या स्फेरिकल है, ठीक है, या ट्रायंगुलर रूप में है, किस रूप में है, तो ये हमको किस प्रकार से दिखाई देता है। तो जिस प्रकार से वो दिखाई देता है वो कहलाती है उसकी आकृति, यानी कि शेप। ठीक है, और इसकी जो लंबाई चौड़ाई होती है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई के आधार पर छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, वो क्या कहलाता है, इसका आकार कहलाता है, यानी साइज कहलाता है। समझ आ गया दोस्तों? तो आकृति और आकार में अंतर समझ में आ गया आप लोगों को? तो जो ठोस पदार्थ होते हैं उनकी आकृति, आकार, द्रव्यमान, आयतन, ये सभी क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ठीक है, नोट करो आप पॉइंट्स को। और इसको हम एक पॉइंट और देख लेते हैं। इसमें इनका जो घनत्व होता है वो द्रव और गैस, द्रव एवं गैस से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है, द्रवों से और गैसों से अधिक होती है। अब डेंसिटी क्या मतलब है, डेंसिटी मतलब m/v, अर्थात द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, चूंकि आयतन का मतलब क्या है, जैसे ये कोई स्पेस है, ये आयतन हो गया। अब इस आयतन में जो चूंकि अवयवी कण कहते हैं एक दूसरे के बहुत पास है, जाहिर है कि अवयवी कण पास है तो अवयवी कण ज्यादा होंगे, तो उनका द्रव्यमान भी ज्यादा होगा। जब द्रव्यमान ज्यादा होगा तो घनत्व क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। लेकिन द्रवों में गैसों में क्या होता है, अवयवी कण थोड़े दूर दूर होते हैं। जब इसी आयतन में अगर हम अवयवी कणों की संख्या देखेंगे तो क्या होगी, द्रव गैसों में तुलनात्मक कम होगी। चूंकि कम होगी इसीलिए उससे घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि संख्या कम है तो द्रव्यमान भी कम हो जाएगा, द्रव्यमान कम है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ठोसों का जो घनत्व होता है वो द्रव और गैसों से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है ना, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो किसी पदार्थ को ठोस अवस्था में निरूपित करते हैं। कोई पदार्थ अगर ठोस होता है तो इन पॉइंट्स को, इन गुणों को दर्शाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप एक मिनट। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो तीसरा, वो है ठोसों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, ठोसों का वर्गीकरण। अगर इनको दो भागों में बांटा हुआ है, पहला है आपका क्रिस्टलीय, पहला क्या है आपका क्रिस्टलीय, क्रिस्टलाइन, और दूसरा है आपका एक्रिस्टलीय। सभी जानते हैं, आपको पढ़ा हुआ, आपको काफी स्टार्टिंग क्लास में पढ़ लिया है आप लोगों ने, एक्रिस्टलीय, इसको हम बोलते हैं नॉन क्रिस्टलाइन या एमोर्फस। ठीक है, ये दो प्रकार के ठोस पदार्थ हैं, क्रिस्टलीय ठोस और एक्रिस्टलीय ठोस, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्रिस्टलीय ठोस के बारे में।
क्रिस्टलीय ठोस। क्या होते हैं क्रिस्टलीय ठोस, वो हम देखते हैं। तो दोस्तों क्रिस्टलीय ठोसों की जो सबसे विशेषता होती है वो यह होती है कि इन ठोसों में अवयवी कण होते हैं, उन अवयवी कणों के मध्य आकर्षण तो ज्यादा हो गया होगा, लेकिन इन अवयवी कणों की एक निश्चित और नियमित व्यवस्था होती है। ध्यान रखना, निश्चित एवं नियमित, ठीक है, दो शब्दों का उपयोग किया है, निश्चित और नियमित। तो वे क्रिस्टलीय ठोस जिसमें अवयवी कण, जैसे माना कि ये आपका कोई संरचना है, इसमें अवयवी कण है, मैं अब एक एक पॉइंट और लेता हूं। ये अवयवी कण है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस प्रकार से हमने व्यवस्थित कर दिया आपको, ठीक है। तो देखो गौर से देखें तो जो अवयवी कण है इसकी एक निश्चित व्यवस्था है। निश्चित का क्या मतलब है कि पार्टिकल जो है वो अपनी जगह पर ही रहेगा। मैंने पहले बताया था आपको कि अवयवी कण नियत होते हैं, परमाणु जो होते हैं वो दोलन करते रहते हैं। तो यहाँ पर एक निश्चित व्यवस्था रहेगी, अर्थात ये पार्टिकल यही रहेगा, ये यही रहेगा, और नियमित यानी कि इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। एक इनका निश्चित पैटर्न होता है, रेगुलर पैटर्न में, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, ये इस प्रकार से थ्री डायमेंशनली यानी कि त्रिविमीय रूप में व्यवस्थित रहते हैं। इस प्रकार के ठोस को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। एक बार दोबारा सुने और लिखें आप लोग कि ऐसे ठोस पदार्थ जिसमें अवयवी कणों की एक निश्चित और नियमित त्रिविमीय व्यवस्था होती है वो क्या कहलाते हैं, आपके क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, समझ में आ गया। निश्चित और नियमित, इसमें अंतर स्पष्ट हो गया आप लोगों को। हमें यही छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं इनको समझना है, क्योंकि हम लिख तो लेते हैं लेकिन हमें इनका अर्थ पता नहीं होता, ठीक है। अब हम देखते हैं क्रिस्टलीय ठोसों की गुण, प्रॉपर्टीज, इनके गुण या इनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, ठीक है। और हम लोग इनकी गुणों विशेषता को क्रिस्टलीय ठोसों से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो हम इसको भी समझ लेते हैं साथ साथ कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। ये वे ठोस होते हैं जिसमें अवयवी कणों की एक निश्चित और नियमित व्यवस्था नहीं होती है। जैसे कि सपोज ये सॉलिड है, ये पार्टिकल बना दिए, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव आ गया, फिर नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब ये किसी प्रकार से अनियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। इनका कोई क्रम नहीं होता, इनकी कोई क्रमिक व्यवस्था नहीं होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस समझ में आ गया। ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कणों की एक निश्चित और नियमित व्यवस्था नहीं होती है वो क्या कहलाते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, ठीक है। अब हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे और हम इन दोनों का कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं, पहला है द्विपरासीय व्यवस्था। अवयवी कणों की द्विपरासीय व्यवस्था, क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो द्विपरासीय व्यवस्था को शो करते हैं, और ये शो नहीं करते, ये क्या होते हैं, अल्पपरासीय होते हैं, अल्पपरासीय व्यवस्था शो करते हैं। अब देखो क्या मतलब है इसका। अब दोस्तों यहाँ आपको बस यही डिफरेंस है कि हमारा जो ये लेक्चर है, हमारा जो वीडियो लेक्चर है, इसमें आपको यही अंतर मिलेगा कि यहाँ आपको हम छोटे छोटे शब्दों का अर्थ बताएंगे, उनका क्या मीनिंग है, उनका क्या सिग्निफिकेंस है वो हम बताएंगे। आपने ये पढ़ लिया होगा, सबने पढ़ा है कि द्विपरासीय व्यवस्था को शो करते हैं क्रिस्टलीय, और ये अल्पपरासीय व्यवस्था को शो करते हैं, लेकिन बहुत कम जानते हैं कि ये द्विपरासीय व्यवस्था का क्या मतलब है और अल्पपरासीय व्यवस्था का क्या मतलब है। तो दोस्तों समझते हैं, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसमें क्या होता है, अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित होती है, नियमित होती है। जैसे हमने अभी पार्टिकल्स बना लिए, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और इसमें क्या होती है व्यवस्था, अनियमित होती है। जैसे पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो समझते हैं, दीर्घ मानी लंबा बड़ा, ठीक है, और परास मानी की सीमा, रेंज, व्यवस्था मानी किस प्रकार से वो जुड़े हुए हैं। तो जब अवयवी कण एक निश्चित क्रम में बहुत अधिक लंबे समय तक या बहुत अधिक लंबी दूरी तक जुड़े हुए हों, उसे बोलते हैं द्विपरासीय व्यवस्था। जैसे कि यहाँ देखें पॉजिटिव नेगेटिव, फिर क्या आया हमारा पॉजिटिव नेगेटिव, फिर क्या आया पॉजिटिव नेगेटिव, फिर क्या आया पॉजिटिव नेगेटिव, फिर आगे क्या चल रहा है पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये जो व्यवस्था है
ये दीर्घ है, अर्थात उस क्रिस्टल में ये बहुत लंबी दूरी तक, बहुत लंबी अवस्था तक क्या रहेंगे, उपस्थित रहेंगे। तो ये कहलाती है दीर्घपरासी व्यवस्था। तो इन ठोसों में आणविक कणों की दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे समाप्त हो गई व्यवस्था, क्रम समाप्त हो गया। लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, फिर क्या आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव आ गया। तो ये जो क्रम था वो कहाँ तक था, केवल यहीं तक रह गया, अल्प क्रम रह गया, आगे फिर पार्टिकल्स क्या हो गई, क्रम चेंज हो गया। तो कुल मिलाकर यहाँ जो आणविक कणों की व्यवस्था है वो व्यवस्था एक कम अंतराल पर है, एक कम सीमा के लिए है, और यहाँ पर जो व्यवस्था है वो अधिक सीमा के लिए है। तो इसलिए इसे बोलते हैं दीर्घपरासी व्यवस्था और इसे बोलते हैं अल्पपरासी व्यवस्था। समझ में आ गया सभी को? आज आप समझ गए होंगे इसका अर्थ क्या होता है। सेकंड पॉइंट है, ये क्या होते हैं, वास्तविक ठोस होते हैं, और ये क्या होते हैं, आभासी ठोस। आभासी श्यूडो, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, श्यूडो सॉलिड। ठीक है, ये होता है रियल सॉलिड। अब देखो क्या मतलब है इनका कि क्रिस्टलीय ठोस, वास्तविक ठोस क्या होते हैं। दोस्तों मैंने आपको ठोसों की कुछ प्रॉपर्टी लिखाई थी आपको, यहाँ पहले हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी 5-6 प्रॉपर्टीज कि इनमें अंतरामी बल क्या होता है, ज्यादा होता है, दूरी कम होती है, एसएमपीडी होते हैं, ये प्रॉपर्टीज होती हैं। तो वो प्रॉपर्टीज जो भी पदार्थ शो करता है वो सब क्या कहलाते हैं, वास्तविक ठोस कहलाते हैं। तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो कौन शो करते हैं, क्रिस्टलीय ठोस शो करते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, वास्तविक ठोस कहते हैं। लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो अवयवी कणों की व्यवस्था क्या हो गई, पहली बात तो अनियमित हो गई, अनिश्चित हो गई, ये पार्टिकल नहीं भी आ सकता है, ठीक है, निश्चित नहीं इनकी व्यवस्था है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका वास्तविक ठोस नहीं कहलाएगा, इसे हम क्या बोलते हैं, आभासी। आभासी मतलब होता है जैसा है वैसा दिखता नहीं है, ठीक है, यानी कि जैसे आपने कभी देखा होगा बहरूपिया जो होते हैं, जैसे एक बहरूपिया होता है वो पुलिस की ड्रेस में आ गया, तो वो वास्तव में पुलिस नहीं होता लेकिन पुलिस की तरह दिखाई देता है। उसी प्रकार से ठोस तो नहीं है लेकिन ठोस जैसे दिखाई देते हैं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, आभासी ठोस कहते हैं। यानी कि ये ठोस की प्रॉपर्टीज को शो नहीं करते, बहुत कम प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, लेकिन फिर भी ठोस की तरह दिखाई देते हैं, इनको ठोस की तरह माना जाता है, इन्हें बोलते हैं आभासी ठोस। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों, वो है गलनांक। इनका गलनांक क्या होता है, निश्चित होता है। इनका गलनांक क्या होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझते हैं ऐसा क्यों होता है। अब आप लोगों ने ये तो पढ़ा होगा, आपको किताबों में या कई टीचर्स ने बता दिया होगा, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका गलनांक निश्चित होता है, इनका गलनांक अनिश्चित होता है। ये होता क्यों है, इसका गलनांक निश्चित क्यों है, इसका गलनांक निश्चित क्यों नहीं है, वो आप आज यहाँ समझोगे। देखो दोस्तों, होता क्या है कि जब हम ठोस अवस्था को पढ़ रहे होते हैं तो यहाँ पर एक टर्म आती है जिसमें बोलते हैं एकक कोष्ठिका। इसको ध्यान से समझना, क्योंकि इसके आधार पर हम दो भी पॉइंट को क्लियर करेंगे। एकक कोष्ठिका, इसके बारे में विस्तार से बाद में पढ़ाएंगे, अभी इसको यहाँ जिक्र करना आवश्यक है। एकक कोष्ठिका क्या होती है दोस्तों, ये किसी भी क्रिस्टल का वह सूक्ष्मतम और सरलतम वह भाग होता है जिसकी पुनरावृत्ति से कोई क्रिस्टल बनता है। जैसे माना कि ये क्रिस्टल है, ठीक है, और इस प्रकार से इसकी क्या है, व्यवस्थाएं हैं, ठीक है। तो अगर गौर से देखें तो ये एक छोटा छोटा भाग है इसका, इससे छोटा भाग कोई और है नहीं है, ये भाग है, ये भाग है, ये भाग है, और इसी प्रकार के भागों की पुनरावृत्ति से क्या बनता है, क्रिस्टल बनता है। इसकी पुनरावृत्ति जब एक्स अक्ष में, वाई अक्ष में और जेड अक्ष में तीनों दिशाओं में हो तो वो क्या बनता है, क्रिस्टल बन जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं यूनिट सेल, यानी कि एकक कोष्ठिका। ठीक है, और किसी भी क्रिस्टल में इन एकक कोष्ठिका के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, जो हम बाद में पढ़ेंगे। एक होता है पैरामीटर अक्षीय दूरियां, और एक पैरामीटर होता है इनका अक्षीय कोण। क्या होता है, अक्षीय कोण। ठीक है, यानी कि जैसे कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इस एकक कोष्ठिका की अगर हम बात करें तो इस एकक कोष्ठिका में ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाती है, आपकी अक्षीय दूरियां कहलाती हैं, और आगे भी होगी जेड अक्ष पर भी, ठीक है, ये कहलाती है अक्षीय दूरियां, और इनके मध्य का जो एंगल होता है वो क्या कहलाता है, अक्षीय कोण। समझ आ गया यहाँ तक।
एकक कोशिका क्या होती है? वह छोटा से छोटा सरलतम भाग जिसकी पुनरावृत्ति से क्रिस्टल का निर्माण होता है, वो क्या कहलाता है? आपका एकक कोशिका या यूनिट सेल कहलाती है। ठीक है, और इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि अक्षय दूरियां। प्रत्येक एकक कोशिका में किनारों की लंबाइयां होती हैं, किनारों की लंबाइयां वो क्या कहलाती है? अक्षय दूरियां कहलाती हैं। और इन दोनों किनारों के मध्य का जो कोण होता है वो सब अक्षीय कोण कहते हैं। ठीक है, अब समझते हैं देखो गलनांक। ठीक है, तो देखो गलनांक क्या है? क्रिस्टलीय ठोस की बात कर रहा हूं मैं। क्रिस्टलीय ठोसों में ध्यान रखना, क्रिस्टलीय ठोसों में जो यूनिट सेल होती हैं ये सभी समान होती हैं। क्या होती हैं? समान। क्योंकि सभी समान हैं, जाहिर है इनका अक्षीय कोण की अक्षीय दूरी भी समान होगी और इनका अक्षीय कोण भी क्या होगा? समान होगा। यानी कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स हैं, तो इस पार्टिकल्स की मध्य की दूरी, इन पार्टिकल्स की मध्य की दूरी, इन पार्टिकल्स की मध्य की दूरी, इनके मध्य की दूरी सब क्या है कि समान है, इक्वल है। ठीक है, क्योंकि ये सब समान है, एंगल समान है, जब इसी क्रिस्टल को हम ऊष्मा देते हैं, जब इसको हम गर्म करते हैं, तो क्या होगा? ये सारे जो बॉन्ड्स हैं, सारी दूरियां हैं, सारे जो एटम्स हैं, ये क्या करेंगे? समान ऊष्मा ग्रहण करेंगे। ठीक है, सभी समान ऊष्मा ग्रहण कर रहे हैं और एक विशिष्ट समय पर इनके बीच का जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। तो सभी का ब्रेक क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक एक ही प्रकार से होगा, सभी का बॉन्ड ब्रेक समान प्रकार से होगा। ठीक है, एक निश्चित ऊष्मा पर होगा, क्योंकि जितनी ऊष्मा ये ग्रहण कर रहा है उतनी ऊष्मा ये ग्रहण कर रहा है, उतनी ये ग्रहण कर रहा है, उतनी ये ग्रहण कर रहा है, उतनी ये ग्रहण कर रहा है। यानी कि पूरे क्रिस्टल में जो भी एकक कोशिकाएं होती हैं वो सभी समान ऊष्मा को ग्रहण करती हैं और एक ऊष्मा के निश्चित मान पर वह बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, अर्थात वह ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदल जाता है। इसीलिए इनका गलनांक क्या होता है? निश्चित होता है, क्योंकि निश्चित तापमान पर ही सभी के जो बॉन्ड्स होते हैं वो समान रूप से टूटते हैं और सभी पूरा पदार्थ होता है वो समान रूप से द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो एक निश्चित ताप पर पूरा सॉलिड लिक्विड अवस्था में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। इसीलिए इनका गलनांक क्या होता है? निश्चित होता है। समझ में आया? आज समझ आया होगा ना आपको? हाँ, क्योंकि हमने पढ़ा तो है गलनांक निश्चित होता है, लेकिन क्यों होता है वो आपने आज देखा कि इन सभी के जो क्रिस्टल संरचना होती है उसमें जो यूनिट सेल्स होती हैं उन सभी की अक्षय दूरियां, अक्षय कोण समान होते हैं और इसीलिए समान ऊष्मा को ग्रहण करते हैं और एक निश्चित ताप पर जब समान बॉन्ड टूट जाएंगे तो ऐसी स्थिति में गलनांक क्या होगा? निश्चित होगा। तो गलनांक क्या होता है? गलनांक वह ताप होता है जिस ताप पर कोई भी ठोस किससे बदल जाए? द्रव में बदल जाए। ठीक, अब देखो इसमें क्या होता है क्रिस्टलीय में। अब देखो अक्रिस्टलीय दोस्तों क्या है कि जो अवयवी कण है इनकी व्यवस्था समान नहीं है। ठीक है, अवयवी कण जो है वो अव्यवस्थित रूप से है, क्योंकि अव्यवस्थित रूप से है, जैसे सपोज यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव। बताओ इनके बीच की दूरी यानी इनके बीच की अक्षय दूरी और इनके बीच अक्षय दूरी क्या होगी? अलग अलग होगी ना, होगी ना अलग। कोण भी क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अवयवी कण व्यवस्थित नहीं है, इसीलिए जो यूनिट सेल होगा, ठीक है, या यूं कहें कि उसमें जो बॉन्ड लेंथ्स होंगी, ये बॉन्ड के बीच की डिस्टेंस होंगी वो भिन्न भिन्न होंगी। ऐसी स्थिति में ऊष्मा का जो अवशोषण होगा वो भी क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। तो यही कारण है कि इनका जो गलनांक होता है वो क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। अर्थात जब हम पदार्थ ग्रहण करते हैं, यहाँ तो कुछ पदार्थ जो है पहले पिघल गया, यहाँ कुछ बाद में पिघलेगा, हो सकता है यहाँ बहुत लेट पिघले। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका गलनांक निश्चित नहीं होता। गलनांक निश्चित नहीं होता, इसीलिए इनका जो वक्र होता है जिसे बोलते हैं शीतलन वक्र, वो क्या होता है? सतत होता है, कंटिन्यूअस होता है, जो भी हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे। तो यहाँ कोई समझ में आ गया होगा कि गलनांक इसका निश्चित क्यों है और इनका गलनांक निश्चित क्यों नहीं है। ठीक है, ओके दोस्तों, मैं जो बोल रहा हूँ साथ साथ आप अपने हिसाब से इनको समझ सकते हो जाना। तो आप इससे लिख सकते हो कि क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक निश्चित होता है क्योंकि क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक निश्चित होता है क्योंकि क्रिस्टलीय ठोसों में एकक कोशिकाओं में अक्षीय दूरियां एवं अक्षीय कोण समान होते हैं। इसीलिए जब इनको ऊष्मा दी जाती है तो ये समान ऊष्मा को ग्रहण करते हैं और एक निश्चित तापमान पर ये सभी बंध एक साथ टूटते हैं, इसीलिए इनका गलनांक निश्चित होता है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण अनियमित रूप से होते हैं, फलतः एकक कोशिका में अक्षीय दूरियां और अक्षीय कोण भिन्न भिन्न होते हैं।
इसीलिए जब ऊष्मा दी जाती है तो ये भिन्न भिन्न ऊष्मा को ग्रहण करते हैं, इसके कारण इनका जो गलनांक है वो अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता। ठीक है, चलो अब देखते हैं इनका शीतलन वक्र। अगला पॉइंट जो है चौथा वो है शीतलन वक्र। इसका क्या होता है शीतलन वक्र? ए सतत। इनका क्या होता है? सतत, लगातार, कंटिन्यूअस। इनका क्या होता है? असतत। तो क्या मतलब है? शीतलन, शीतलन मतलब जब इनको ठंडा किया जाता है। ठीक है, जब हमने किसी दोस्त को क्या किया, मेल्ट कर दिया, उसको हमने पिघला दिया, जब उसको कन्वर्ट कर दिया, और अब हम क्या कर रहे हैं, इनको धीरे धीरे ठंडा कर रहे हैं। तो क्या होगा? ठंडा करने पर वापिस जो परमाणु है वो एक दूसरे के पास आएंगे और वापिस उस अवस्था में परिवर्तित होने का प्रयास करेंगे। तो इनका जो वक्र हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा? असतत होगा। ठीक है, इसको समझते हैं कैसे। जैसे हम एक ग्राफ बनाते हैं, पहले ये ग्राफ है, मान लीजिए आपका है टेम्परेचर और ये आपका क्या है, यहाँ ऊष्मा। ठीक है, हीट। कई लोग इसको टाइम के रूप में शो करते हैं, आप टाइम ले सकते हो। ठीक है, किसी रूप में ले सकते हो आप। तो देखो, हमने किसी क्रिस्टल को, मैं बात कर रहा हूँ क्रिस्टल ठोस को, हमने किसी क्रिस्टल को क्या किया? गर्म किया। तो गर्म करने पर ताप क्या होगा? ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा ना। ताप बढ़ेगा मतलब ऊष्मा क्या होगी? बढ़ेगी, यानी पार्टिकल ऊष्मा ग्रहण करेंगे। तो इसका वक्र पहले कैसा आएगा? ये बढ़ रहा है, ताप बढ़ाया ऊष्मा फिर बढ़ गई, ताप बढ़ाया ऊष्मा फिर बढ़ गई, ताप बढ़ाया ऊष्मा फिर बढ़ गई, ताप बढ़ाया ऊष्मा फिर बढ़ गई। और ये सभी जो एक कोशिकाएं हैं और उनमें जो अवयवी कण हैं वो सभी क्या कर रहे हैं? समान ऊष्मा को ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि सबकी व्यवस्था क्या समान है। ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिक पैटर्न है। अब क्या होता है, एक निश्चित तापमान पर, माना कि यहाँ तक आ गया, एक निश्चित तापमान पर उन सभी अवयवी कणों के बीच का जो बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा? एक साथ ब्रेक हो जाएगा। जैसे वो सबका एक साथ ब्रेक होगा तो ऊष्मा में क्या होगा? एक शार्प अंतर आएगा, कि शार्प अंतर आएगा। एक साथ क्या हुआ? टेम्परेचर हो गई है, लेकिन इनकी ऊष्मा क्या हो गई? बढ़ गई। और ऊष्मा बढ़ती क्या होगा? पूरा पूरा पदार्थ आपका मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में फिर क्या होता है? दोबारा तापमान बढ़ाएंगे तो ऊष्मा क्या होगी? बढ़ती जाएगी इस प्रकार से। तो हमको एक इस प्रकार से ये यहाँ जो ये वक्र प्राप्त हुआ, ये वक्र शो करता है इसको गलन को, गलनांक को। ठीक है, यहाँ तक तो क्या हो रहा है? यहाँ तक तो क्या हो रहा है? यहाँ तक तो ये क्या हो रहा है कि जो पार्टिकल्स हैं ऊष्मा को अवशोषित कर रहे हैं, लेकिन जैसे हम यहाँ पहुंचे वैसे ही सारे पार्टिकल्स एक साथ ही क्या हो गए? मेल्ट हो गए, एक साथ पिघल गए। और एक साथ पिघलने के पश्चात हमको एक शार्प वक्र प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद में क्या होगा? एक निश्चित पॉइंट के बाद में जब इसको हम और अधिक तापमान बढ़ाएंगे तो और अधिक ऊष्मा ग्रहण करेंगे और धीरे धीरे उनका क्या होता जाएगा? वेपोराइजेशन होता जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम इसको उल्टा समझते हैं, अब हम करेंगे कूलिंग। अब हम इसको ठंडा कर रहे हैं, तो ठंडा करने पर क्या होगा? जो पार्टिकल्स हैं, माने कि हम ठंडा कर रहे हैं, तापमान में कमी हो रही है, कमी होते होते क्या हुआ? यहाँ तक आ गया। और जैसे ही तापमान को हम इस पॉइंट तक लेकर आते हैं तो सभी के सभी पार्टिकल्स जो पहले क्या हो रहे थे? ब्रेक डाउन होते थे, वो सभी पार्टिकल्स क्या होंगे? एक साथ क्या होंगे? एक साथ उनका जो टेम्परेचर होगा वो फॉल होगा, सॉरी टेम्परेचर वही रहेगा, उनकी ऊष्मा फॉल होगी यानी गिरेगी और वो सब इसमें आ जाएंगे, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे। उसके बाद में जैसे हम तापमान को और कम करेंगे तो उसकी ऊष्मा क्या होती जाएगी? और कमी होती हुई चली जाएगी। तो हम अगर गौर से देखें तो यहाँ जो वक्र प्राप्त हो रहा है ये वक्र सतत नहीं है, लगातार नहीं है। यहाँ तक गए फिर हमको एक पीक प्राप्त हुई, फिर हम यहाँ जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए इनका शीतलन वक्र क्या होता है? असतत होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता। समझ में आ गया? ठीक है, शीतलन वक्र मैंने इसको आपको यहाँ पर दोनों प्रकार समझा दिया है। जैसे हम गर्म कर रहे हैं तो क्या चेंज हो रहा है? ये मेल्टिंग पॉइंट को शो करता है। यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये वाला, ये जो तापमान है यहाँ प्राप्त होगा, ये क्या है? इसका गलनांक है। क्या है ये? गलनांक। ठीक है, और यहाँ पर ये जो तापमान है, इस तापमान को जैसे हम ठंडा करके यहाँ तक लेके आएंगे, पूरा पार्टिकल्स क्या होगा? एक साथ एक दूसरे के पास आकर और ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, चलो यहाँ क्या होता है? यहाँ देखो, यहाँ अगर हम वक्र बनाएंगे इस प्रकार का, तो यहाँ क्या होगा? सपोज ये आपका टेम्परेचर है। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होगा? ऊष्मा ग्रहण करता हो जाएगा पार्टिकल। जैसे ऊष्मा ग्रहण करेगा, कुछ पार्टिकल्स मेल्ट हो गए, ऊष्मा ग्रहण करता जा रहा है और पार्टिकल मेल्ट होते जा रहे हैं, ऊष्मा ग्रहण कर रहा है, कुछ पार्टिकल और मेल्ट हो गए। यानी कि जैसे हम ऊष्मा बढ़ाएंगे
वैसे से पार्टिकल्स क्या होगा, मेल्ट होगा। समझ में आया? सारे पार्टिकल्स एक साथ मेल्ट नहीं होंगे, जैसे जैसे ऊष्मा बढ़ाएंगे पार्टिकल्स क्या होता जाएगा, ऊष्मा ग्रहण करता जाएगा, और वो पार्टिकल्स जो होते हैं वो धीरे धीरे द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हुए चले जाएंगे। तो हमें इस प्रकार से वक्र प्राप्त होता है, ये कहलाता है आपका सतत वक्र कहलाता है। क्या कहलाता है? ये सतत वक्र, यानी कि एक्रिस्टलीय ठोसों के लिए ये जो वक्र है वो आपका क्या है, शीतलन वक्र कहलाएगा। लेकिन इसको अगर हम मेल्टिंग पॉइंट रूप में समझे तो इस प्रकार से कि ये आपकी ऊष्मा है, टेम्परेचर बढ़ा रही है, ऊष्मा बढ़ती जा रही है, और जो पार्टिकल्स है यानी जो पदार्थ है, ठोस पदार्थ जो है वो आपका पिघलता हुआ जा रहा है। और वापस इसको हम ठंडा करते हैं, तापमान कम करते हैं तो ऊष्मा कम होती जाएगी, और वो पदार्थ क्या होगा, धीरे धीरे ठोस अवस्था में परिवर्तित होता हुआ चला जाएगा। अर्थात एक साथ ठोस नहीं होगा, यहाँ पर कुछ पदार्थ ठोस हुआ, यहाँ पर कुछ और पदार्थ ठोस हो गया, यहाँ पर कुछ और पदार्थ ठोस हो गया, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आते ही पूरा पूरा पदार्थ क्या हो गया, ठोस हो गया, और उसकी पूरी ऊष्मा क्या हो गई, कम हो गई। और उसके बाद में जब हम उसको और तापमान ठंडा कम करेंगे तो उसकी ऊष्मा में कमी होती है, केवल उसकी स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये इसके क्या है, शीतलन वक्र, ये क्रिस्टलीय का और ये आपका अक्रिस्टलीय का। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र असतत होता है, क्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र असतत होता है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर, इसको शीतलन रूप में लिखें, क्योंकि ताप कम करने पर इनकी ऊष्मा में कमी होती है, और एक निश्चित बिंदु पर, और एक ताप के निश्चित बिंदु पर पूरा का पूरा पदार्थ ठोस अवस्था में बदल जाता है। उसके पश्चात ताप में कमी करने पर यह पुनः इसकी ऊष्मा में कमी होती जाती है, इसीलिए इसका शीतल वक्र असतत होता है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोसों में जब हम ताप में कमी करते हैं, अक्रिस्टलीय ठोसों में जब हम ताप में कमी करते हैं तो ताप में कमी के साथ साथ ऊष्मा में कमी होती जाती है, और वह पदार्थ धीरे धीरे ठोस होता जाता है। अर्थात सभी पार्टिकल एक साथ ठोस अवस्था में नहीं आते, तापमान के कम करते करते वो ठोस अवस्था में बदलते जाते हैं, इसीलिए इनका शीतलन वक्र क्या होता है, सतत होता है, कंटिन्यूअस होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, पांचवा, वो है विषम दैशिकता। इसको बोलते हैं एनिसोट्रॉपिक नेचर। क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वे विषम दैशिकता का गुण दर्शाते हैं, जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये शो करते हैं समदैशिकता, आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिकता का गुण दर्शाते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिकता का गुण दर्शाते हैं। अभी होते क्या है इनको समझते हैं हम लोग। पहले हम देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। देखो हम पहले शब्द को समझें, शब्द क्या कह रहा है, विषम और दैशिकता वाली की दिशा, यानी कि विषम वाली भिन्न भिन्न अलग अलग प्रकार की दिशाओं से। इसका क्या मतलब हुआ, अलग अलग प्रकार की दिशाओं से, और यहाँ सम यानी एक ही दिशा से, एक ही प्रकार की दिशा से। अब क्या होता है, क्रिस्टल की कुछ भौतिक गुण होते हैं, जैसे कि अपवर्तनांक, ठीक है, विद्युत चालकता, और काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं। ये प्रॉपर्टीज जो होती हैं, जब हम इन प्रॉपर्टीज का मेजरमेंट किसी क्रिस्टलीय ठोस के लिए करते हैं, और वह मेजरमेंट अगर अलग अलग दिशाओं से किया जाए, सपोज माना कि ये कोई क्रिस्टलीय ठोस है और हम उनका मेजरमेंट सपोज यहाँ से करें, या यहाँ से करें, या यहाँ से करें, यहाँ से करें, यहाँ से करें, तो इनके जो मान प्राप्त होते हैं वो हमें अलग अलग प्राप्त होते हैं। समझ आया, इनके मान अलग अलग प्राप्त होते हैं। अब आपके मन में दिमाग क्वेश्चन उठेगा कि जब क्रिस्टलीय ठोसों में सभी पार्टिकल्स की नियमित व्यवस्था होती है, एक निश्चित व्यवस्था होती है, सिमेट्रिक पैटर्न होता है, तो फिर ये अलग अलग गुण क्यों शो कर रहे हैं। हम यहाँ से नापें चाहे यहाँ से नापें, क्योंकि पार्टिकल सिमेट्रिक हैं तो इनमें गुण भी समान होने चाहिए, हो ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो क्यों नहीं होता उसको हम समझते हैं, क्यों समझते हैं। माना ये कि आपका क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि इनकी व्यवस्था कैसी है, सिमेट्रिक है,
ठीक है। अब देखो सपोज मैं ये वाली दिशा लेता हूँ, चलो मैं ये ले लेता हूँ, ये वाला मैंने ये वाला डायरेक्शन ले लिया एक, तो मैं यहाँ से किसी भी क्रिस्टल यहाँ से मैं किसी भी प्रॉपर्टी का मेजरमेंट करता हूँ, जैसे मैंने किया वाला अपवर्तनांक, ठीक है, या मैंने किया गलनांक, ठीक है, या सॉरी मैंने किया बद्ध चालकता, ठीक है। अब मैं इनका क्या कर रहा हूँ, मेजरमेंट कर रहा हूँ। अब देखो मैंने डायरेक्शन ले ली, मैं एक डायरेक्शन ये ले लेता हूँ, एक डायरेक्शन में ये ले लेता हूँ, ठीक है, और माना कि एक डायरेक्शन में ये ले लेता हूँ। तो मुझे इन चार दिशाओं से क्या करना है, अपवर्तनांक या बद्ध चालकता या ऊष्म चालकता इसका मेजरमेंट करना है। तो देखो अगर मैं जब इस दिशा से जाता हूँ तो मुझे यहाँ पर दोनों प्रकार के पार्टिकल्स प्राप्त हो रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों प्रकार के पार्टिकल्स प्राप्त हो रहे हैं। यानी कि यहाँ जब मैं इस गुण का मापन करूंगा तो उस मापन में इन दोनों प्रकार के पार्टिकल्स का योगदान होगा, ठीक है, इसलिए अपवर्तनांक मान हमें कुछ प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जब मैं इस दिशा से मेजरमेंट करता हूँ तो मुझे केवल देखो गौर से देखना, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यानी केवल एक ही प्रकार के जो पार्टिकल्स हैं, एक ही प्रकार के अवयवी कण हैं, केवल वही प्राप्त होते हैं और उसी गुण के मापन में केवल इन्हीं का ही क्या होगा, योगदान होगा। यानी इसमें नेगेटिव पार्टिकल्स का योगदान नहीं होगा। तो जाहिर है यहाँ प्रॉपर्टी क्या होगी, यहाँ जो मापन आएगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर देखें तो केवल नेगेटिव पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ से जब मैं किसी गुण का मेजरमेंट करता हूँ तो मुझे केवल इन नेगेटिव पार्टिकल्स के कारण ही उसका मान प्राप्त होगा। तो देखो अब तीन मान अलग हो ही नहीं हुए। यहाँ अगर हम देखें तो दोनों पार्टिकल्स का योगदान है, यहाँ भी देखें दोनों पार्टिकल्स का योगदान है, लेकिन यहाँ और यहाँ क्या है, इधर तो पॉजिटिव का है, इधर नेगेटिव का है, ठीक है, इधर केवल नेगेटिव का है, इधर केवल पॉजिटिव का है, यहाँ दोनों प्रकार का है। तो ऐसी स्थिति में चूंकि मापन करते समय जो हमें मान प्राप्त हो रहा है उस मान में पार्टिकल्स का योगदान अलग अलग है। यही कारण है कि यहाँ प्रॉपर्टीज क्या हो गई, प्रॉपर्टीज की जो मान हो गए क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। तो इसे हम क्या बोलते हैं, विषम दर्शकता। यानी किसी क्रिस्टल की भिन्न भिन्न दिशाओं से जब किसी गुण का मापन कर रहे हैं तो उसके मान हमें क्या हो रहे हैं, भिन्न भिन्न प्राप्त हो रहे हैं, वो क्या कहलाता है, आपका विषम दर्शकता का गुण कहलाता है, ठीक है। और इसका कारण क्या है, इसका कारण यही है कि इन पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है, इन पार्टिकल्स की व्यवस्था होती है वो सिमेट्रिक तो है, लेकिन जब हम प्लेन के अंतर्गत चलते हैं, इसके अंतर्गत प्लेन के अंतर्गत, तो अवयवी पार्टिकल्स की व्यवस्था हमको क्या होती है, डिफरेंट प्राप्त होती है। यहाँ हम दो प्रकार के प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ हमें सेम प्रकार के प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक में। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर अवयवी कण की व्यवस्था क्या होती है, पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह हमें पार्टिकल्स प्राप्त है। यानी कि इन पार्टिकल्स की व्यवस्था निश्चित नहीं है, एनिमेट व्यवस्था है, यानी कि इनका एसिमेट्रिकल प्रोसेस की हो रही है, ठीक है। अब देखो, अब मैं अगर यहाँ से पार्टिकल्स का क्या करता हूँ, किसी भी प्रॉपर्टीज का मेजरमेंट करता हूँ, और माना कि मैं यहाँ से क्या करता हूँ, किसी भी गुण का मेजरमेंट करता हूँ, माना कि मैं यहाँ से भी क्या करूँ, किसी गुण का मेजरमेंट करूँ। तो देखो जब मैं यहाँ से करता हूँ तो यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार का आ रहा है ना, पॉजिटिव का आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है। यहाँ से करता हूँ तो देखो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ भी दोनों प्रकार के पार्टिकल्स आ रहे हैं। इधर से करता हूँ तो देखो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कि यहाँ भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों प्रकार के पार्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है। यानी मैं किसी भी दिशा से अगर किसी प्रॉपर्टी का मेजरमेंट करता हूँ, मापन करता हूँ, तो मुझे उसके समान मान प्राप्त होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको समान प्रकार के अवयवी कण हैं, उनका योगदान मिलेगा, ठीक है। तो क्रिस्टलीय पदार्थ क्या होते हैं, विषम दर्शकता को शो करते हैं, और एक्रिस्टलीय क्या होते हैं, समदर्शकता को शो करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक अपवाद है, ध्यान रखना है। अपवाद क्या है कि आवश्यक नहीं है कि किसी भी पिछले दोष के लिए सभी दिशाओं से मापन जो है वो अलग अलग प्राप्त हो। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका इसे पॉइंट में है वो ये है, ध्यान रखने के लिए कि कुछ क्रिस्टल ठोस ऐसे भी होते हैं जिसमें सभी अवयवी परमाणु या सभी अवयवी कण क्या हो, समान हो, ठीक है। यानी कि सब वो ये क्रिस्टल है कोई,
से अगर सभी प्रकार के सपोज ए ए ए ए ए ए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट ध्यान समझना आपको कि यदि किसी क्रिस्टलीय ठोस में सभी कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स हैं वो अगर समान हो, एक जैसे हो, यानी वो क्या हो, परफेक्ट क्रिस्टल हो, परफेक्ट क्रिस्टल। परफेक्ट क्रिस्टल भी होते हैं जिसमें सभी अवयवी कण क्या हो, समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में क्या ये जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो आपके समदैशिक होंगे? भाई अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हम देखें, यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे देखें तो सभी जगह से समान अवयव आएंगे। तो ऐसी स्थिति में इन क्रिस्टलीय ठोसों को क्या होना चाहिए, समदैशिक होना चाहिए। लेकिन क्या ये सही है? इसका आंसर होगा नहीं। हाँ, कुछ अपवाद हैं कि अगर कोई घनी संरचना के रूप में, घनी संरचना के रूप में अगर कोई क्या हो, परफेक्ट क्रिस्टल हो, क्या हो, परफेक्ट क्रिस्टल, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो समदैशिक हो सकती हैं। कुछ प्रॉपर्टीज जैसे कि जनरली अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये मेजर किया गया है, ये पाया गया है कि क्यूबिक स्ट्रक्चर, यानी लाइक क्यूबिक स्ट्रक्चर से यदि परफेक्ट क्रिस्टल है, दैट इज देयर आर इक्विवेलेंट constituent particles in the crystal structures, then it will show isotropic properties, यानी कि वह समदैशिकता गुण शो करेगा। ठीक है, लेकिन बाकी अदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे कि फोटो इलास्टिसिटी, ठीक है, ये क्या होगी, ये ऐसे क्रिस्टल के लिए भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। अलग अलग दिशाओं से अगर हम इसका मापन करेंगे तो अभी हमको इसका मापन क्या होगा, भिन्न भिन्न प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर जैसा अपवर्तनांक है और अगर वह घनी संरचना के रूप में सभी अवयवी परमाणु समान हैं तो अपवर्तनांक क्या होगा, भिन्न भिन्न दिशाओं से समान होगा। तो उस अवस्था में वह क्रिस्टलीय ठोस क्या शो करेगा, समदैशिकता का गुण शो करेगा। ठीक है, यहाँ आप समझ आ गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई परफेक्ट क्रिस्टल होता है, परफेक्ट क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, तो उसमें समदैशिकता का गुण पाया जाएगा, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ प्रॉपर्टीज हो सकती हैं जिनके कारण वह समदैशिकता के गुण को दर्शाए, लेकिन सभी अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिकता के गुण को दर्शाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका। चलो, वो है विदलन गुण, विदलन गुण, इसको बोलते हैं क्लीवेज, क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्या होता है ये क्लीवेज प्रॉपर्टी? इसका मतलब है कि अगर हम किसी क्रिस्टलीय ठोस को या शार्पन कोई चाकू है या कोई शार्पन ब्लेड है, उस चीज को अगर हम कट करें, काटें, तो ये जो है वो दो समान चिकनी सतह वाली अवस्था में टूट जाता है। यानी कि जब इसको हम किसी शार्प ब्लेड से काटेंगे तो हमको जो संरचनाएं प्राप्त होंगी, इस प्रकार की संरचनाएं प्राप्त होंगी, उनकी सतह क्या होगी, बहुत ही स्मूथ, बहुत चिकनी सतह में प्राप्त होती हैं और यह दो भागों में आसानी से कट जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम अक्रिस्टलीय पदार्थों को, यहां मिल गया है, अक्रिस्टलीय पदार्थों को, ठीक है, किसी शार्पन ब्लेड से काटें, कट करें, इसको तोड़ें, इसको विदलन करें, तो ये जो सतह प्राप्त होंगी हमको, ये सतह आपकी स्मूथ नहीं होती, इस सतह आपकी रफ होती है, ऑर्डिनरी सतह प्राप्त होती है। यानी कि ये चमकीली सतह के रूप में दो भागों में नहीं टूटता। तो क्या मतलब हुआ कि क्रिस्टलीय ठोस जो पदार्थ होते हैं वो विदलन गुण को दर्शाते हैं, और जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में विदलन गुण नहीं पाया जाता। ठीक है, इसको और समझना सेंटेंस से एग्जांपल लेकर, जैसे कि एक कच्चा आलू, ठीक है, कच्चा आलू जो एक नॉर्मल आलू होता है, और एक आलू बॉयल आलू, बॉयल उबला हुआ। ठीक है, अब इस कच्चे आलू को अगर हम काटते हैं चाकू से तो क्या होता है, इसकी स्लाइस बन जाती है। ठीक है, जिसे हम स्लाइस बोलते हैं, और जो स्लाइस होती है सरफेस क्या होती है, स्मूथ होती है, बिल्कुल चिकनी होती है। ठीक है, तो इसको हम स्लाइस से काट सकते हैं। लेकिन क्या बॉयल आलू को अगर हम किसी शार्पन ब्लेड से काटें तो क्या इसकी स्लाइस बन सकती है? इसकी स्लाइस नहीं बन सकती। ये क्या होगा, भुरभुरा होके और ये टूट जाएगा, यानी इसकी सतह प्राप्त होंगी वो हमें खुरदरी प्राप्त होंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें विदलन गुण नहीं पाया जाता है और इसमें विदलन गुण पाया जाता है।
ठीक है। तो कच्चा आलू क्या हुआ, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड हुआ, क्रिस्टलीय ठोस, और एक बॉइल्ड आलू क्या हुआ, एक क्रिस्टलीय ठोस हुआ। तो समझ में आ गया कि विभजन गुण क्या होता है। जब किसी क्रिस्टल ठोस को किसी शार्प ब्लेड से काटा जाता है तो वह दो चिकनी सतहों के रूप में अलग अलग हो जाता है, जबकि यह दो चिकनी सतह के रूप में अलग अलग नहीं होता, ठीक है। लेकिन अब जो मुख्य जो क्वेश्चन है वो यह है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। यहाँ तक तो आप सभी ने पढ़ा है, और यहाँ तक जो पढ़ा है आपने, हम उससे भी आगे बढ़ाएंगे आपको कि ऐसा क्यों होता है। इसीलिए हमारी क्लास बहुत विशेष है, और इसलिए आपको सारे जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डीपली नॉलेज चाहिए किसी टॉपिक की, और वैसे तो पढ़ाने वाले काफी हैं, बहुत है पढ़ाने वाले, लेकिन आपको डीपली नॉलेज आपको यही मिलेगी। तो देखना समझते हैं विभजन प्रॉपर्टीज क्यों उत्पन्न होती है क्रिस्टलीय ठोसों में। दोस्तों इससे कारण होता है कि क्रिस्टलीय ठोसों में क्लीवेज प्लेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लीवेज प्लेन, ये शब्द है क्लीवेज प्लेन, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोसों में क्लीवेज प्लेन पाया जाता है, और इसी क्लीवेज प्लेन के कारण ही इसमें विभजन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। अभी होता क्या है समझते हैं। जैसे ये क्रिस्टल है, कोई क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है ये, ठीक है, और माना कि क्या है, इसकी एक कोशिकाएं, और ये क्या है, इसके पार्टिकल्स है। क्या है ये बोलते हैं अमेरिकन पार्टिकल्स, ठीक है। तो देखो दोस्तों, अगर आप गौर से देखें, क्लीवेज प्लेन के कारण किसी क्रिस्टलीय ठोसों के परमाणुओं के बीच में एक दुर्बल बल पाया जाता है। यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जहां जहां पर दुर्बल बल होता है वहां वहां एक क्लीवेज प्लेन डेवलप होता है। जैसे अगर मैं इसे क्रिस्टल की बात करूं, और मैं इसको यहां से इसको कट करूं, यहां से ये मैं इसको कट करता हूं, एक मैं इसको कट करूं इस प्रकार से, एक मैं कट करूं इसको ऐसे, ठीक है। तो क्या आपको अंतर दिखाई दे रहा है। यहां पर हम देखेंगे, यहां जब ये पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स जो हैं इससे प्लेन पर आ रहे हैं जिससे मैं काट रहा हूं। यहां हम देखें, यहां कोई पार्टिकल नहीं आ रहा। यहां हम देखते हैं ये पार्टिकल्स आ गया, ये पार्टिकल्स आ गया, लेकिन इसके बाद में यहां कोई पार्टिकल्स का नहीं है। तो कुल मिला के ये जो प्लेन होगा आपका ये वाला, ये, ठीक है, ये जो आप यहां ये पार्टिकल्स आपके मिल रहे हैं इसे हम बोलते हैं क्लीवेज प्लेन। क्या बोलते हैं इसको हम, क्लीवेज प्लेन, ठीक है। जैसे ये आपका है, ये क्लीवेज प्लेन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा आपका, क्लीवेज प्लेन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा आपका, क्लीवेज प्लेन कहलाएगा। तो जब किसी क्रिस्टलीय ठोस को हम किसी शार्प ब्लेड से काटते हैं तो उसमें क्लीवेज प्लेन होने के कारण, क्लीवेज प्लेन होने के कारण वह आसानी से क्या होता है, दो चिकनी सतहों में टूट जाता है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोसों में ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि उनमें जो अवयव कण होते हैं उनकी व्यवस्था क्या है, सिमेट्रिक नहीं है, या सिमेट्रिक व्यवस्था है। वहां पार्टिकल्स जो होते हैं वो डिसऑर्डरली होते हैं, यहाँ पार्टिकल्स जो है ऑर्डरली अरेंज है, इसलिए यहाँ पर क्लीवेज प्लेन पाया जाता है। अक्रिस्टलीय ठोसों में क्लीवेज प्लेन जो है वो नहीं पाया जाता, और इसीलिए जब इनको हम काटते हैं तो हमें दो चिकनी सतह प्राप्त नहीं होती, हमें खुरदरी सतह प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया विभजन गुण क्यों होता है। ठीक है, तो विभजन गुण क्यों होता है, क्योंकि क्रिस्टलीय ठोसों में क्लीवेज प्लेन पाया जाता है। और ये क्लीवेज प्लेन क्या है, ये क्लीवेज प्लेन किसी क्रिस्टल में उपस्थित वह भाग होता है जहां अवयवी कणों के मध्य दुर्बल आकर्षण बल होता है, और इसी दुर्बल आकर्षण बल के कारण ही आसानी से क्या होता है, वहां से दो चिकनी सतहों के रूप में कट जाता है। ठीक है, और ये प्लेन कहां होगा, इन परमाणुओं का, जो परमाणुओं के साथ में जो हम रेखा खींचते हैं और इन रेखाओं पर परमाणु प्रेजेंट हैं वही क्या है आपका क्लीवेज प्लेन है। ठीक है, चलो समझ आ गया आपको। इसका हम एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि NaCl की संरचना अगर हम लेके चलें, NaCl में जो है जो स्ट्रक्चर होती है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है, उसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के पैरेलल जैसे अभी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, तो ये जो प्लेन है ये पैरेलल, यानी कि क्रिस्टल संरचना के पैरेलल समानांतर में जो प्लेन गुजरता है वही क्या है, इसका NaCl का क्या है, वो क्लीवेज प्लेन कहलाता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके। लास्ट पॉइंट इसका एग्जांपल, तो जो क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण जैसे NaCl,
KCl, कॉपर सल्फेट, ठीक है, Fe, Cu, Ag, हीरा, ये सब क्या है आपके क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। क्रिस्टलीय ठोस एग्जांपल में जो मेनली होते हैं वो होते हैं कांच, जितनी आपके रबड़ है, ठीक है, जितनी आपके प्लास्टिक्स होते हैं, ठीक है, ठीक, कॉटन है आपकी, रुई, ये सभी क्या है आपकी क्रिस्टलीय ठोस में समाहित होती हैं। ये सभी क्रिस्टलीय ठोस के एग्जांपल्स हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपने आज पढ़ा आपका क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोसों की प्रॉपर्टीज, उन प्रॉपर्टीज को आपने आज बहुत डीपली पढ़ा है, विस्तार से पढ़ा है कि प्रॉपर्टीज वास्तव में इन ठोसों की क्यों होती है, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। चलो ये आपका जो तीसरा पॉइंट है ठोसों का वर्गीकरण, वो यहाँ समाप्त होता है। अभी हम पढ़ रहे थे क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोसों के गुणों के बारे में। यहाँ एक पॉइंट और आता है, क्रिस्टलीय ठोस क्या सुपर कूल्ड लिक्विड ग्रुप में बिहेव करते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे काफी अच्छी तरीके से कि क्या क्रिस्टलीय ठोस सुपर कूल्ड लिक्विड की तरह बिहेव करते हैं या नहीं। तो देखो दोस्तों, यहाँ आपको सबसे पहले जो चीज ध्यान रखनी है वो यह है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसके मेन एग्जांपल क्या है आपके, कांच, रबड़, प्लास्टिक्स। अब इस प्लास्टिक्स में सभी प्रकार के बहुलक आ जाते हैं, जितने पॉलीमर्स हैं सारे वो इसमें इंक्लूड्स हैं। आपका वैक्स, जिसे मोम भी कहते हैं, और जेल, ठीक है, ये सभी क्या है इसके एग्जांपल हैं। अब यहाँ जो हम एग्जांपल लेंगे वो लेंगे कांच का, क्योंकि एक क्वेश्चन बनता है कि क्या कांच को अधिशीचित द्रव भी कहते हैं, ऐसा क्यों, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि द्रव क्या होते हैं। ठोसों के बारे में तो हमने जान लिया कि ठोस क्या है। द्रव और ठोस में जो मुख्य अंतर है वो इनकी जो क्रिस्टलीय संरचनाएं हैं ठोसों में, या ठोसों की जो क्रिस्टलीय संरचनाएं होती हैं, उन क्रिस्टलीय संरचनाओं में इनका जो अरेंजमेंट होता है वो नियमित और निश्चित होता है, और इसलिए इनमें शेयरिंग स्ट्रेस नहीं पाया जाता। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मैं लेके आ रहा हूं अभी आपको, शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस क्या होता है दोस्तों, पहले हम इसको समझते हैं, क्योंकि इस टर्म को समझने से पहले हमको इसे समझना आवश्यक है। शेयर स्ट्रेस किसे कहा जाता है? दोस्तों क्या होता है, जैसे ये कोई बॉडी है, ठीक है, जब हम इस बॉडी पर कोई टेंजिंग फोर्स लगाते हैं या टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं इस पर। अभी टेंजेंशियल फोर्स क्या होता है कि बॉडी, सपोज ये कोई बॉडी है और ये यहाँ पर आपकी इस अवस्था में रखी हुई है, यदि हम ऊपर यहाँ कोई फोर्स लगाएं, ठीक है, और नीचे का जो बेस है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तो क्या होता है, ये जो पोर्शन है ये आपका इधर की ओर मूव करता है, ठीक है। इसे बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स, यानी कि टेंजेंशियल फोर्स के कारण ही जो ये बॉडी होती है, ये इसकी जो ऊपरी सतह है ये क्या करेगी, थोड़ी सी मूवमेंट करेगी, ठीक है। जिसको और हम सेंटेंस से समझें इस प्रकार से, माना ये कि क्रिस्टल संरचना है, ठीक है, और इस क्रिस्टल संरचना में इसको अगर हमने ऐसे बना लिया, ये ठीक है, और यहां इसको हम ऐसे ले लें, तो अगर हम गौर से देखिए यहां जो हमने फोर्स लगाया, तो इस फोर्स के कारण जो इसका ऊपरी सिरा है वो इस ओर क्या हो गया, हल्का सा विस्थापित हो गया, लेकिन इसका बेस है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं क्या, शेयर स्ट्रेस। और शेयर स्ट्रेस क्यों होता है, टेंजेंशियल फोर्स के कारण, ये हमको यहाँ समझना होगा। अब देखो होता क्या है कि क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ये क्रिस्टलीय ठोस या इनकी संरचना होती है वो इसी टेंजेंशियल फोर्स के कारण डेवलप होने वाले शेयर स्ट्रेस का विरोध करती हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर इन ठोसों में, जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टलीय, इन क्रिस्टलीय ठोसों में इस प्रकार का स्ट्रेस नहीं पाया जाता है, बहुत कम होता है। कुल मिलाकर इनकी जो क्रिस्टल जाल संरचना होती है वह इस शेयर स्ट्रेस का प्रतिरोध करती है, रेजिस्टेंस करती है, ठीक है, समझ आ गया इस चीज को। तो इसी कारण जो इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो अपनी जगह पर नियत रहते हैं और वो मूवमेंट में नहीं आ पाते। जबकि द्रवों में क्या होता है, द्रवों में जो मुख्य लक्षण है वो होता है फ्लो का, बहना, द्रवों का बहना, ठीक है। द्रव अगर कोई पदार्थ फ्लो हो रहा है तो हम ये कहेंगे कि वह लिक्विड स्टेट में है। अब देखिए जितने भी रिसर्च पब्लिकेशंस हुए हैं
प्रेजेंटली उसमें अभी तक ये माना गया है कि जो कांच होता है वो न तो ठोस है और ना ही द्रव, ठीक है, और ना ही इसे सुपर कूल्ड लिक्विड माना गया है, ठीक है। यानी कि ये कांच एक ऐसी अवस्था है जिसे ना तो हम ठोस कह सकते हैं, ना ही द्रव कह सकते हैं, और ना ही इसको हम सुपर कूल्ड लिक्विड की तरह ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन चूंकि अभी जो एनसीईआरटी बुक्स हैं उसमें लिखा हुआ है कि कांच को अधिशेषी द्रव इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्राचीन समय में जो इमारतें थीं उनमें जो विंडोज हुआ करती थी, उन विंडोज में जो उनका जो निचला सिरा होता था वो थोड़ा सा कुछ मोटा हो जाता था, और ऐसा माना जाता था कि जो कांच है उसमें बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। लेकिन दोस्तों यह एक माइथोलॉजी है, यानी कि ये सत्यता नहीं है। पहले जो सेक्शन होते थे विंडो के वो इस प्रकार से बनाए जाते थे ताकि उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए, और उस स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए वो नीचे के सिरे को थोड़ा सा मोटा रखते थे, ठीक है। लेकिन ये जो कंसेप्ट है वो अधिशेषी द्रव को कहने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की स्थिति को देखने के लिए हमको लगभग हजारों वर्ष लगेंगे, तब जाके हमें ये मालूम चलेगा कि हाँ वो कांच फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस कंसेप्ट को जस्ट एक माइथोलॉजी के रूप में हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इसमें इसका आंसर क्या है, तो देखो हम समझते हैं। लिक्विड और ठोस में जो मेन चीज है अभी मैंने आपको बताई थी कि इन ठोसों में जो शियर स्ट्रेस होता है उसका विरोध होता है, इसलिए इनकी जो ज्यादा संरचनाएं होती है वो मूवमेंट नहीं करती, ठीक है, और इसलिए इनका आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है, इनका द्रव्यमान भी निश्चित होता है। जैसे कि सपोज हम कांच को लेते हैं, यदि कांच को इसके गलनांक बिंदु तक मेल्ट किया जाता है, क्या कहता है इसको, मेल्ट, और मेल्ट करने पर अगर इसको हम पुनः ठंडा करें, ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं लिक्विड क्या है। लिक्विड मैंने बताया था कि इसमें फ्लो होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। और अब ये सुपर कूल्ड लिक्विड क्या होते हैं, सुपर कूल्ड का मतलब यह है कि जब किसी द्रव को उसके गलनांक बिंदु से भी कम ताप पर, उसके गलनांक बिंदु से भी कम ताप पर अगर ठंडा किया जाए, और ठंडा करने पर यदि वह द्रव अवस्था में ही बना रहे, अर्थात वह ठोस अवस्था में परिवर्तित ना हो, तो उसे हम बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड्स, ठीक है। सुपर कूल्ड लिक्विड्स का मतलब क्या हुआ कि जब किसी भी सॉलिड को मेल्ट किया जाता है और मेल्ट करने के पश्चात जब उसको वापस ठंडा किया जाता है तो वह उसके मेल्टिंग पॉइंट से भी कम ताप पर वह अगर ठोस अवस्था में ना आए और लिक्विड स्टेट में बना रहे, तो वो क्या कहलाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड कहलाता है। अब देखो ग्लास में क्या होता है, कांच में क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को कम करते जाते हैं और जैसे इसका मेल्टिंग पॉइंट से भी इसके टेम्परेचर को हम कम करेंगे, तो यहाँ द्रवों में गुण पाया जाता है श्यानता। क्या पाया जाता है, श्यानता, ये विस्कोसिटी। तो क्या होता है, जैसे जैसे हम इसका टेम्परेचर कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो श्यानता क्या होती है, बढ़ती जाती है। श्यानता क्या होगी, बढ़ेगी। और श्यानता क्या है, द्रवों के बहने का विरोध, ठीक है। फ्रिक्शन से होता है द्रव की लेयर्स के बीच में, उसमें जितना फ्रिक्शन ज्यादा होगा श्यानता उतनी ज्यादा होगी। तो जैसे हम तापमान को क्या करते हैं, कम करते हैं, तापमान को हम क्या करते हैं, कम करते हैं, तो श्यानता क्या होती है, बढ़ती जाती है। और मेल्टिंग पॉइंट से भी कम तापमान पर, मेल्टिंग पॉइंट से भी कम तापमान पर ये जो ग्लासेस होते हैं या जो एमोर्फस सॉलिड्स होते हैं, इनमें न्यूक्लियोटिक, ये शब्द आता है न्यूक्लियोटिक, न्यूक्लियोटिक साइट्स, इन्हें न्यूक्लियोटिक साइट्स का अभाव होता है, ठीक है। और इन न्यूक्लियोटिक साइट्स के अभाव के कारण ही मेल्टिंग पॉइंट से कम ताप पर ये कनेक्ट नहीं हो पाते। ये जो संरचनाएं होती हैं या ये जो परमाणु होते हैं या ये जो अवयवी कण होते हैं, ये आपस में इंटरकनेक्ट नहीं हो पाते और वो लिक्विड स्टेट में ही बने रहते हैं। लेकिन चूंकि इसकी विस्कोसिटी बढ़ रही है, तो जैसे विस्कोसिटी बढ़ती है, इनके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के पास पास आते हैं, और पास पास आने के कारण इनमें कोहेशन एनर्जी डेवलप होती है, और इसी कोहेशन एनर्जी के कारण एक कठोर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कठोर। लेकिन इसमें पार्टिकल्स का फ्लो नहीं होता, ठीक है। इसलिए इनको हम अगर एक टर्म कहें फ्रोजन लिक्विड, फ्रोजन लिक्विड, तो ये टर्म्स बेहतर होगी। क्यों, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, उसी स्थान पर फ्रोजन हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं वो पार्टिकल्स, क्योंकि हमने तापमान क्या कर दिया, बहुत कम कर दिया है। और तापमान कम कर दिया है, श्यानता बहुत ज्यादा हो गई। श्यानता बहुत ज्यादा होने के कारण क्या हो गया, ये जो पदार्थ है वो ग्लेशियर हो गया, यानी कि एक प्रकार से सिरप बन गया, बहुत गाढ़ा सिरप, गाढ़ा द्रव जिसे बोलते हैं, उस टाइप की स्टेट प्राप्त हो गई। और चूंकि पार्टिकल्स बहुत पास पास है, तो इसमें कोहेशन एनर्जी भी होती है, संसर्ग बल जिसे बोलते हैं, जिसके कारण ये कठोरता को प्राप्त करते हैं।
इसीलिए ये माना जा सकता है कि ये एक प्रकार से सुपर कूल्ड की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन वास्तव में ये लिक्विड नहीं होते, क्योंकि इनके पार्टिकल्स में फ्लो होने की गति नहीं पाई जाती है। पार्टिकल्स गिलास के अंदर या जो एमोफोस सॉलिड्स होते हैं उसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, फ्रोजन हो जाते हैं, वो पार्टिकल उस स्थान पर ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक है, और चूंकि इनमें न्यूक्लियोटिक साइट नहीं पाई जाती, न्यूक्लियोटिक साइट वह होती है जब पार्टिकल्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो वह स्थल जहां पर पार्टिकल्स क्या हो रहा है, एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है, बॉन्ड के द्वारा जुड़ रहा है, ठीक है, उसे बोलते हैं न्यूक्लियोटिक साइट्स। तो मेल्टिंग पॉइंट से नीचे जब हम तापमान को कम करेंगे तो इनमें यानी कि एक्रिस्टलीय ठोसों में न्यूक्लियोटिक साइट नहीं पाई जाती और इसलिए ये ठोस अवस्था में कन्वर्ट नहीं हो पाते। ठीक है, लेकिन सुपर कूल्ड लिक्विड्स में क्या होता है कि इसमें वो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के इतने पास पास आ जाते हैं कि उनमें फ्लो तो नहीं होता, लेकिन चूंकि वो ठोस भी कन्वर्ट नहीं हो पाए हैं, उनके बीच में न्यूक्लियोटिक साइट होने के कारण वो कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, जाला संरचना नहीं बन पाई है, उनका क्रिस्टलीकरण नहीं हो पाया है, इसलिए इनको हम लोग एक सुपर कूल्ड लिक्विड की तरह मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन जितनी भी एनालिसिस हैं, जितने रिसर्च वर्क हैं, उनके अनुसार यह सिद्ध होता है कि कांच ना तो ठोस है, ना ही द्रव है, और ना ही इसे हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम थ्योरी में क्या लिखेंगे। अगर क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है कि कांच को, एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम्स में कि कांच को अधिशीतित द्रव यानी कि सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो वैसे तो इसका आंसर जो लिखा हुआ है वो प्राचीन मान्यता के अनुसार लिखा हुआ है, क्योंकि कांच में जो है फ्लो होने की प्रवृत्ति पाई जाती है और धीरे धीरे कांच के पार्टिकल्स जो होते हैं वो फ्लो होते हैं और ग्रेविटी के कारण वो पार्टिकल्स नीचे बैठते चले जाते हैं और इसलिए उनको क्या बोलते हैं, अधिशीतित द्रव कहते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है वो मैंने आपको समझा दिया है, क्योंकि यहाँ सॉलिड्स में जो है वो शेयर स्ट्रेस जो होता है उसका विरोध होता है, लेकिन लिक्विड्स में शेयर स्ट्रेस का विरोध नहीं होता। तो लिक्विड में तो क्या होना चाहिए, पार्टिकल्स का फ्लो होना चाहिए, लेकिन ग्लास में पार्टिकल्स का फ्लो नहीं होता, बल्कि पार्टिकल्स जो होते हैं तापमान कम करने पर, बहुत ही कम करने पर, मेल्टिंग पॉइंट से भी कम तापमान करने पर उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, अजनबी कण होते हैं, वो क्या होते हैं, एक स्थान पर फ्रोजन हो जाते हैं और फ्रोजन हो जाने के कारण वो हमको ठोस की भांति प्रतीत होते हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि इनमें न्यूक्लियोटिक साइट नहीं पाई जाती है इसलिए इनमें क्रिस्टलीकरण नहीं होता है, इसलिए ये क्रिस्टलीय ठोस के रूप में नहीं होते। ठीक है दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका एक्रिस्टलीय ठोस एज ए सुपर कूल्ड लिक्विड। आशा है आपको एक नई जानकारी मिली होगी यहाँ पर, तो आप इसको समझें, मेरे इस वीडियो को बार बार सुनें और देखें। और यहाँ आपको जब आंसर लिखना है तो हमें एनसीईआरटी का अकॉर्डिंग लिखना होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में यही आंसर लिखा हुआ है इसका कि कांच में या कांच के मॉलिक्यूल्स के अंदर चूंकि अभी भी कणों का अरेंजमेंट डिसऑर्डरली होता है, अव्यवस्थित रूप से होता है, इसलिए इनके पार्टिकल्स में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है और बहने की प्रवृत्ति पाए जाने के कारण ही इनको हम क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड्स कहते हैं। लेकिन वास्तव में ये ना तो ठोस है, ना ही द्रव है और ना ही इनको सुपर कूल्ड लिक्विड की तरह बिहेव किया जा सकता है। हाँ, इनको फ्रोजन लिक्विड के रूप में जरूर बोला जा सकता है। ठीक है, चलो, तो यहाँ आपका दोस्तों ये एक जो पोर्शन है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में डिफरेंसेस वो यहाँ पर फिनिश होता है।